देख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ऐसी एक टर्म पढ़ी है जिससे बोला जाता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल का फॉर्म होता था, डायपोल फॉर्म होता था जब आपके पास दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि अगर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू को बहुत ही पास पास रख देते हैं तो ये दोनों मिलके जो एक सिस्टम बनाते हैं उसे हम नाम देते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने स्टडी किया था। अब ऐसे ही होता है कि इसमें मैग्नेटिज्म में, जनरली मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? एक मैग्नेट बनाती है। तो अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। हमें पता है बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नॉर्थ पोल से एग्जिट करती है, साउथ पोल पे जाके एंटर करती है और अंदर भी होती है, साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने चारों तरफ। तो जैसे यहाँ पे दो चार्जेस हुआ करते थे वैसे यहाँ पे हम मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं। तो किसी एक के लिए आप बता देते हो प्लस एम और किसी एक के लिए आप बता देते हो माइनस एम। जनरली नॉर्थ के लिए पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम बता दिया जाता है, साउथ के लिए माइनस एम बता दिया जाता है। ठीक है ना। तो जिस तरह से पोल स्ट्रेंथ अब क्या होती है, कैसे इसके फॉर्मूले वगैरह वो सब आता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म में, जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म और ये सब पढ़ेंगे। तो अभी तो बस ये समझ लो कि हमें पता था कि कोई भी मैग्नेट अगर है तो वो क्या करेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उसके पास दो पोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डायपोल ही है, पर ये कैसा डायपोल है? ये मैग्नेटिक डायपोल है। तो जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड पता करने के लिए चार्ज होता है, चार्ज एक क्वांटिटी होती है जिससे आपको पता लगे कि डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, वैसे ही यहाँ पे एम होता है आपके पास। ठीक है ना, जो बताता है कि आपकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, डायपोल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है ना। तो अब हम तो पढ़ रहे हैं करंट कैरिंग लूप। तो आपने ये भी पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो करंट इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी आती है। तो क्योंकि एक करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होना चाहिए। डायपोल मोमेंट होने का मतलब क्या हो गया कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला होगा। ठीक है ना, इसकी एक साइड तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी और एक साइड साउथ की तरह बिहेव करेगी। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होता है लेंज लॉ के अंदर, जो ईएमआई के अंदर आएगा। अभी तो बस ये समझ लो कि हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय एन आई ए। तो m तो हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, n क्या है? तो n है नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो क्या होती है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। I हो गया आपका करंट इन लूप और A है आपका एरिया वेक्टर ऑफ लूप। जैसा कि हमें पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये आपके पास एक रिंग है, एक लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? तो बात है कि हम इसके लिए एरिया वेक्टर इसे भी डिफाइन कर सकते हैं और इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट की भी दो डायरेक्शन होंगी हर लूप के लिए? नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट की एक ही डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसमें कह दिया जाता है कि एरिया वेक्टर वो वाला पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है ना, जो कि सेंस ऑफ करंट में हो। सेंस ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था कि यहां से बाहर आता हुआ लगे और यहां से अंदर जाता हुआ लगे, तो अगर आप अपना राइट हैंड घुमाओगे इस तरह से तो आपको थंब किधर दिख रहा है? आपको थंब दिख रहा है ऊपर की तरफ। यानी एरिया वेक्टर में किसे कंसिडर करूंगा? ऊपर वाले को कंसिडर करूंगा, नीचे वाले को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग रहेगी? एरिया वेक्टर के अलॉन्ग रहेगी। दो एरिया वेक्टर होते हैं, कौन सा वाला पॉजिटिव होगा? तो जैसे हम राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं लूप की, तो वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? या पीडीएफ में आप देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से करंट अगर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है। क्या आपको समझ आया?
चलो भाई ठीक है, तो काफी सिंपल ही है, बस फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे कि n टर्न्स, एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे कि मान लो एक लूप है आपके पास, ठीक है ना, जिसमें कि n टर्न्स है, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई, रेडियस अगर r दी हुई है आपको, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n I a, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहां से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आप निकाल सकते हो, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, यानी कि आई कैप मैं बता सकता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसे स्पीड दी गई है v, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है b इनटू द प्लेन। आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट एट सेंटर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले तो सर्कल का सेंटर निकाल लो, कहां पे आ जाएगा। अगर आप v क्रॉस b करोगे, तो v क्रॉस b करने से लेफ्ट की तरफ आ रहा है फोर्स, पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट में। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐसे किसी सर्कल पे घूमेगा। ये उसकी रेडियस होगी कुछ r, रेडियस का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, ये हो जाएगा mv बाय बी क्यू, ठीक है ना। अब आपको मिल गई रेडियस। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इस रेडियस पे घूम रहा है, तो बेसिकली इस ऑर्बिट में कोई करंट होगा। करंट हम बता सकते हैं, करंट का फॉर्मूला आया था चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि चार्ज इंटू ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है ना। बस ये आपको मिल चुका है करंट। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक है, और ये इसके अंदर करंट है और एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या बता सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 1, करंट आपको पता है, करंट है चार्ज इंटू ओमेगा बाय 2 पाई और इंटू एरिया ऑफ लूप पाई आर स्क्वायर। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं हम वी बाय आर, तो ये हो जाएगा ई वी बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ आया? रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, तो वो आपको मिल जाएगा कितना, एम वी स्क्वायर ई बाय 2 बी ई, ठीक है ना। तो ये कुछ मिल रहा है हमें एम वी स्क्वायर बाय 2 बी, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर बाय 2b। और डायरेक्शन की बात करूं तो आप देख ही सकते हो, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में माना जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में माना जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि के कैप। तो देखो, हमें एक चीज पता है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप इस तरह से रखा हुआ है, मान लो कि उसमें करंट है I और रीजन के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो B, तो क्या आप बता सकते हो कि नेट फोर्स इस लूप के ऊपर कितना लग रहा होगा? दो ही लोग बता पाए, बाकी लोग यार कुछ जीवन में करना नहीं चाहते क्या? इतने कम एंथू में तुम रहते हो, कैसे दोगे एग्जाम? नेट फोर्स भाई जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये तो हम नोट में लिख चुके हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी लूप के ऊपर नेट फोर्स क्या आता है भाई, जीरो आ जाता है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन होता क्या है कि इसको टॉर्क महसूस होता है। अब टॉर्क क्यों महसूस होता है? तो टॉर्क महसूस होता है, इसे आप रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के डायपोल मोमेंट। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और आपने अपने डायपोल को इस तरह रख दिया होता था, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में रह पाता था? नहीं। आपको पता है कि फोर्सेस लग रहे होते थे, पॉजिटिव वाले पे इस तरफ फोर्स लग रहा होता था, नेगेटिव वाले पे इस तरफ फोर्स लग रहा होता था। कपल फोर्स लगाते थे, ये इसको घुमा देते थे और लगभग अलाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। समझ आ रही है ना बात? ये सारी कहानी आपको याद होनी चाहिए। तो वहां हमारे पास टॉर्क ऑन डायपोल फॉर्मूला आया था हमारे पास P क्रॉस E। तो सिमिलरली यहां पे किसी भी लूप के ऊपर टॉर्क का जो फॉर्मूला आपके पास आ जाता है टाउ, वो आपको मिल जाता है M क्रॉस B।
एम जहां पे आपका क्या है, डायपोल मोमेंट की जगह यहां क्या आ गया आपका, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट इज इन लाइन विथ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो आप कह सकते हो कि टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर आपको लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आता है तो आप क्या बता सकते हो, उसके ऊपर टॉर्क बता सकते हो। अब देखो यहां से तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसका आइडिया लग जाना चाहिए। टॉर्क की बात आते ही अब पूरा रोटेशन घुस चुका है इसके अंदर, समझ आई बात? तो अब कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि टॉर्क निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, एम तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा आदमी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी करने के लिए रोटेशन से उसे रिलेट कर देगा। खैर अभी तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये आपका फॉर्मूला है, और दूसरी चीज, अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर हो जाएं, एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करने लगे, तो फिर टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये करंट कैरिंग लूप है आपका आई, रेडियस आर का, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ बी, नंबर ऑफ टर्न्स में बोल देता हूं एन है। आपको बताना है इस पे टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो टॉर्क सीधा सीधा मैं लिखूंगा एम, यानी कि एन आई एरिया इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट भाई बाहर की तरफ आ जाएगा। देख लो करंट की डायरेक्शन, दोनों एंटी पैरेलल हो गए तो साइन आएगा 180 डिग्री, और टॉर्क आ गया आपके पास क्या, जीरो। तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स तो जीरो था ही पहले से, नेट टॉर्क भी क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या क्लियर है? चलो भाई अब तुम्हें करने हैं क्वेश्चन। तो यही करंट कैरिंग लूप है, रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं इस तरफ, बताओ जरा। पहले मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाल लो। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर आ जाएगी भाई, तो करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाएंगे इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, तो आपका टॉर्क कितना आ गया, तो टॉर्क आ जाएगा आपका सिंपली एन आई, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच का एंगल देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, एंगल 90 डिग्री। तो टॉर्क आपको मिला एन आई पाई आर स्क्वायर बी। डायरेक्शन की बात करें तो एम क्रॉस बी करना है, एम है माइनस के कैप के अक्रॉस के अलोंग, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हो माइनस आई के साथ, समझ आई बात? क्या आ जाएगा, जे कैप। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या है आपकी, जे कैप है, यानी कि हमें टॉर्क किस तरफ मिला है, इस तरफ। अच्छा, टॉर्क ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, क्या लूप ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा? नहीं, लूप ऊपर की तरफ तो नहीं उठने वाला है, ठीक है ना। तो लूप घूमने लगेगा। अब एक आंख क्या है, नीचे रख दिया हमने, ठीक है, आंख आपने यहां पे रख दी है और उसे लूप दिख रहा है। आपको यही बताना है कि उसे लूप कैसे घूमता हुआ दिखेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क आप निकाल चुके हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, ये वाली आंख अगर देख रही है तो आपको टॉर्क का मतलब पता होना चाहिए। तो टॉर्क का मतलब साधारण सा होता है, आपने टॉर्क निकाल लिया ना भाई। अब आप अगर जानना चाहते हो कि इस टॉर्क की वजह से कोई चीज कैसे घूमेगी, तो आप अपने थंब को उठा के रख लो टॉर्क की डायरेक्शन में। भाई ये रख लिया मैंने थंब, सब अलाइन कर लो टॉर्क की डायरेक्शन में। अगर आपने थंब अलाइन कर लिया तो बताओ आपका राइट हैंड कैसे घूम सकता है, सिर्फ उंगलियां किस डायरेक्शन में घुमा पा रहे हो आप। अब कहां से देखना है उसके लिए देख लो, ठीक है ना। तो मेरा हाथ इस तरह से मैं ऐसे घुमा सकता हूं, और आंख कहां है, नीचे, तो खुद ही फील कर सकते हो। समझ आ रही है ना बात?
थंब को आप टॉर्क की डायरेक्शन में अलाइन करो और फिर एक ही डायरेक्शन में हाथ घुमा पाना पॉसिबल होगा, उंगलियां एक ही डायरेक्शन में घूम पा रही होंगी। अब उसे नीचे से देखना है, तो नीचे से देखो जरा, तुम्हें हाथ कैसे घूमता हुआ दिख रहा है? अरे अब तो बता दो। बाय आई, ठीक है, मैं यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन दे दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले टॉर्क की डायरेक्शन ये आ रही है और आंख यहाँ है, फिर टॉर्क की डायरेक्शन ये आ रही है और आंख यहाँ है, तीसरा ले लो, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है और आंख जो है वो तुम हो, और चौथा ले लेते हैं, यह है टॉर्क की डायरेक्शन और यह है आंख। बता दो भाई, फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? पहला क्या दिख रहा होगा? तुम ना जहां भी आंख होती है वहां खुद को इमेजिन किया करो और टॉर्क की तरफ बस थंब कर दिया करो राइट हैंड का। तो पहले मैं थंब इधर कर दिया, थंब अगर इधर कर दिया तो अब हाथ में ऐसे ही घुमा सकता हूँ ना सिर्फ। देखो इस आदमी को कैसे दिख रहा होगा, ऐसे खुद खड़े होकर देख लो, तो मुझे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो पहले का क्लॉकवाइज। दूसरे में थंब नीचे की तरफ ऊपर से देख रहा है कोई, क्या दिखेगा भाई? फिर से क्लॉकवाइज। तीसरे में हम तो देख ही सकते हैं, थंब को अंदर कर दो, हाथ कैसे घूमता हुआ दिख रहा है? क्लॉकवाइज। चौथे में अपनी तरफ देखो, अंगूठा ले जाओ, अपनी आंख में घुसाने की कोशिश करो, अब हाथ घुमाओ, कैसा दिख रहा है तुम्हें? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या टॉर्क का मतलब समझ आया? अगर आपको टॉर्क की डायरेक्शन पता हो तो ये समझ आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस तरह से घूमने वाली है। मैग्नेटिक सॉरी टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करनी है। बताओ जरा ये पार्ट का आंसर क्या आएगा? जब भी आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बतानी हो तो बेटर होगा कि आप m को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, b को वेक्टर फॉर्म में लिख लो और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, या फिर अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बराबर क्या आ जाएगा? तो वैसे तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट किधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, हाथ घुमाओगे मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है। तो m क्रॉस b जब मैं करूंगा तो वो तो इनटू द प्लेन आ रहा है, यानी माइनस k कैप, तो वेक्टर फॉर्म में करने की जरूरत ही नहीं है, बस एंगल m और b के बीच का लेना होता है, यानी 53 डिग्री। तो I इंटू एरिया इंटू बी इंटू साइन 53 डिग्री, तो ये आ गया भाई 4/5 IB पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट तो अंदर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है करंट की डायरेक्शन से। लिख लेता हूं m की वैल्यू, m आ जाएगा I इंटू एरिया, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है b cos 45 I कैप प्लस cos 45 j कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है b बाय रूट 2 I कैप प्लस j कैप। अब कर देता हूं, बस m क्रॉस b करना है आपको, तो देखो ये आ जाएगा b I l स्क्वायर बाय रूट 2 माइनस के क्रॉस I, ये आ जाएगा माइनस j प्लस बी आई एल स्क्वायर बाय रूट 2 माइनस के क्रॉस जे आई, ये आ गया आपका मैग्नेट, ये आ गया आपका टॉर्क। क्लियर है क्या? टेढ़ा आएगा ना, एम की तरफ थंब भी रख लो, ऐसे फिंगर टिप्स पॉइंट करोगे तो कुछ ऐसे आ रहा है, वो समझ आ रहा है ना, कुछ ऐसे आ रहा है, तो उसे आई कैप जे कैप में ये लिखेंगे हम। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है ना। सी का बताओ, साधारण सवाल है, मतलब कुछ खास नहीं है। लास्ट सी करेंगे, डी अपने आप कर सकते हो, सी भी क्या करना है, आंसर आई क्या। तो सी में मैग्नेटिक फील्ड यहां दी गई है, करंट यहां से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? इस तरफ। एंटी पैरेलल हो गए हैं, टॉर्क क्या हो जाएगा? 0।
इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, सिमिलरली डी कर सकते हो आप, डी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है। अच्छा, अब थोड़े से अलग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन अब आपको दिया हुआ है कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है लूप का। घूमना शुरू होगा, आपको पता था ना, तो घूमना शुरू होगा तो जिस इंस्टेंट पे वो घूमना स्टार्ट होगा उसी इंस्टेंट पे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। समझ आ रही है बात? तो टॉर्क है, मास दिया हुआ है, लूप का मास m है, ठीक है ना। बताओ जरा। तो फर्स्ट केस है जिसमें कि एक लूप दिया हुआ है, m मास का, r रेडियस का, और u मैग्नेटिक फील्ड दी गई है b, करंट इस तरफ है, आपको अल्फा बताना है। सबसे पहले तो टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, वो है एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। और होता किसके इक्वल है, ये होता है आई अल्फा के इक्वल। टॉर्क देख लेते हैं, एम हो गया आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एम क्रॉस बी जो आपका आ जाएगा वो आपको जे कैप मिल जाएगा। और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये होना चाहिए आई इंटू अल्फा। अब मेन चीज यही थी कि आपको आई बताना था। तो लूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर। लेकिन यहां क्या यूज होगा, ये आपने शायद नहीं सोचा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लूप घूमेगा कैसे। टॉर्क आपका किधर आ रहा है, जे कैप में आ रहा है। तो ये जो चीज घूमेगी वो किस तरह से घूमेगी, तो थंब को इस तरह से अगर मैं अलाइन कर लूं तो कुछ इस तरह से घूमने वाली है ये चीज। तो ये अपने डायमीटर के अबाउट घूमने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसके अबाउट लिखोगे, आप लिखोगे डायमीटर के अबाउट। डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूप के लिए हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। समझ आई बात? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपको 2 पाई आई पी बाय एम और जे कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो आप, अल्फा का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, तो फील्ड के साथ एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया। तो टॉर्क सिंपली क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया एल स्क्वायर इंटू बी, ये होना चाहिए आई अल्फा। अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, तो आप अगर एम क्रॉस बी करोगे, एम क्रॉस बी करने पे आपको टॉर्क मिलेगा इस तरफ, यानी कि कुछ ऐसे टॉर्क आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट घूमेगी कैसे, तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमने वाली है। समझ आ रही है बात? यानी कि इसके अबाउट। स्क्वायर लूप के लिए तो हमें ये पता है कि स्क्वायर लूप के लिए लिखना तो है ही ना, डरना क्यों चाहिए, बन गया वो। मैंने तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनाया नहीं था और अभी जस्ट मुझे क्लिक किया। तो ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री, ये कर चुके हैं, याद करो। ऐसे एक्सेस दी थी मैंने, ऐसे रॉड दी थी, ये एंगल थीटा दिया था, आपसे बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। क्लास में हो चुका है क्वेश्चन, कोई नई चीज नहीं है, बता सकते हो। तो इसका आया था एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेते थे, वही लेंथ सिर्फ काम आती थी। जो एक का आएगा वही चारों का आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक रॉड का निकाल लेता हूं, इसका मास m बाय 4 है। तो आई जो आ जाएगा I1 वो हो जाएगा m एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आई टोटल जो आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा 4I1, इसका 4 गुना, क्योंकि 4 रॉड है आपके पास, इस एक्सिस का बॉडी तो चाहिए हमें। बस ये आ गया आपका 4 एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 1/2। तो ये आ गया आपका एम एल स्क्वायर बाय 6। समझ आई बात? मैंने क्या किया, बात समझ आ रही है? टॉर्क तो आप लिख ही सकते थे आसानी से, पर आई आपको लिखना था, 4 वायर है ये, 4 वायर का लिखना होगा, प्लेट का यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है ना। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया एम एल स्क्वायर बाय 6। अब मैं फॉर्मूले में रख देता हूं। तो टॉर्क है हमारे पास बी आई एल स्क्वायर, ये होना चाहिए एम एल स्क्वायर बाय 6 इंटू अल्फा। और यहां से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 6 बी आई बाय एम। समझ आया? उसका एक और, चलो अगर तब फील नहीं आई थी तो अभी वो बता देता हूँ थर्ड लॉ के साथ। ये इसका आंसर बता दो। चलो, ये एक आपका प्रोटॉन है जो इस तरफ मूव कर रहा है, और यहां एक आपका प्रोटॉन है जो इस तरफ मूव कर रहा है।
इससे परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स का फील्ड का फॉर्मूला पता है, चार्ज की म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाय आर क्यू। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। बताओ ए की वजह से बी पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आएगा? ए की वजह से बी पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आएगा? नहीं, क्या होता है? ए की वजह से बी पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आएगा? नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, मेरे को लगा नहीं मतलब क्या। तो आप देख सकते हो कि V क्रॉस R जैसे ही मैं करूंगा ना, तो A जिस तरफ चल रहा है वहीं तो B रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन B तो क्या हो गया? वो तो हो गया भाई 0। अच्छा, B की वजह से A पे किधर आएगा, कितना आएगा? B की वजह से A पे, तो आपको डायरेक्शन दिख रही होगी उसकी, क्योंकि इनमें तो डिस्टेंस भी है। V क्रॉस R आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो फोर्स ऑन A हम कह सकते हैं वो तो आ रहा है भाई आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, फील्ड आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, फोर्स तो किधर आ जाएगा? V क्रॉस B नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि फील्ड ऑन ए ये आ रही है बाहर की तरफ, तो फोर्स ऑन ए ये आ जाएगा नीचे की तरफ या माइनस जे कैप में। तो यहां भी देखो गड़बड़ है, एक के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, दूसरे के ऊपर लग रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करते। तो इसका कारण यह है कि मैग्नेटिक फोर्सेस, सारे के सारे मैग्नेटिक फोर्सेस न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करें ऐसा कोई जरूरी है ही नहीं। ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा फोर्स है जो कि न्यूटन के सारे लॉज को फॉलो करता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रेसिप्रोसिटी नहीं फॉलो करता। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये हुआ कि जैसा फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया है, एग्जैक्टली उसका इक्वल और ऑपोजिट फोर्स बी ए के ऊपर लगाए, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसीलिए न्यूटन के थर्ड लॉ को फंडामेंटल लॉ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया का हर फोर्स उसे फॉलो नहीं करता है। पहले जो दो हैं उन्हें तो हर कोई फॉलो कर रहा होता है। ठीक है ना, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ को हर फोर्स फॉलो करे ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपसे ये कहीं पे लिख दिया जाए, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये आगे की पढ़ाई के लिए काम आता है, आपके सिलेबस में है नहीं। और अगर आपसे कोई बोल दे कि क्या मैग्नेटिक फोर्सेस हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप कहोगे कि हाँ, कुछ ऐसे पार्टिकल सिस्टम में ढूंढ सकता हूं जहां की वो फॉलो कर रहे हो। जैसे कि इन्फाइनाइट वायर अगर आप ले लेते हो, दो इन्फाइनाइट वायर कल ही हमने देखा था, एक्सेप्शन नहीं है भाई। दो इन्फाइनाइट दो इन्फाइनाइट वायर अगर हम ले लेते हैं, तो आपने देखा था कि अगर इनमें सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो इक्वल और ऑपोजिट मैग्नीट्यूड में फोर्स लगेगा। हाँ, तो कई जगह क्या होगा, थर्ड लॉ फॉलो होगा, लेकिन वो हर जगह फॉलो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ पूरी तरह से फंडामेंटल नहीं है। अब इसकी बहुत डेप्थ में जाओगे ना तो दिमाग तो हिल जाएगा पूरी तरह से, पर आपको ये समझ आएगा कि इन अ वे वो कर भी रहा होता है। ठीक है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही वैसा हो जाएगा, फिर अपन अलग ही ट्रैक पे चले जाएंगे। ठीक है, वो बस मैंने इसलिए चीजें पढ़ी थी क्योंकि वो इंटरेस्टिंग था। ठीक है ना, जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ रहा था। हाँ, कह सकते हो कि थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता। तो आप तो क्या याद रखोगे कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्सेस न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करें ही। ठीक है, इसका रीजन क्या दे देंगे कि वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हाँ उसे हमेशा फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ क्या? और इसका एक्सप्लेनेशन आप ये दे सकते हो कि डज नॉट फॉलो रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इक्वल ऑपोजिट वाला जो है ना फंडा, वो ये फॉलो नहीं करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला मैग्नेटिक फोर्सेस। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द लूप फॉर इट टू स्टे इन इक्विलिब्रियम। एडवांस का क्वेश्चन है। तो ये डायग्राम मैंने जितना मैं संभव था बनाने की कोशिश की है, पर आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि ये एक लूप है, रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा समझ सकते हो। ठीक है ना, जो कि इस तरह से लटक रही है एट एंगल थीटा विद वाई एक्सिस। तो ये 3D में है। ये जो प्लेट मैंने बनाई है ब्लैक कलर से, ये स्क्रीन से बाहर आ रही है थीटा एंगल पे, ऐसा मान लो। क्या आप समझ पा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है,
ये जो प्लेट है ये स्क्रीन से बाहर आ रही है, थीटा एंगल बना रही है, स्क्रीन के साथ थीटा एंगल बना के इस तरह से बाहर आ रही है। तो आपको बताना है लूप में करंट क्या होना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके लूप जो है। चलो देख लेते हैं। तो मैं इसे 2D में बनाता हूं। तो ये आपकी हो गई y एक्सिस, मैंने मान लिया कि x एक्सिस अंदर चली गई है। तो अब आपका लूप कैसे दिख रहा है, तो आपका लूप ऐसे है। सबको समझ आ रहा है क्या? यहां से देख रहा हूं मैं बाहर से, z एक्सिस पे से देखना शुरू किया है मैंने, ठीक है ना। तो मुझे लूप सिर्फ ऐसे ही दिखेगा। अच्छा, लूप पे क्या लग रहा होगा नीचे, तो लूप पे नीचे लग रहा होगा mg। mg लग रहा है, ठीक है। हमें जो साइड लेंथ दिख रही है वो लेंथ है a, तो ये एंगल है थीटा। इसका टॉर्क निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी होगी, L/2 या A/2 कह सकता हूं मैं सेंटर ऑफ मास के लिए। तो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg इंटू A/2, कहां जा रहा है भाई, mg इंटू A/2 साइन थीटा। तो ये तो टॉर्क हो गया mg का। अगर इसे बैलेंस रहना है तो इसके टॉर्क को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क। तो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m क्रॉस b, यानी I इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। अब उनके बीच का एंगल क्या है ये देखना है मुझे। पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ आएगा, तो देखो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे बाहर आ रहा है, यहां से बाहर आता हुआ है करंट, यहां से अंदर जाता हुआ है। तो लूप के लिए अगर मैं करूंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। तो ये हुआ है टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का। थोड़ा सा मुश्किल है, विजुअलाइज करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। mg का टॉर्क लिखा है बस साइड व्यू बना के, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लिखा है, और अब दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट। तो मुझे मिल जाएगा I AB B नॉट कॉस थीटा, ये होना चाहिए mg A/2 साइन थीटा। आपसे I की वैल्यू पूछी गई थी, I कितना मिल जाएगा, A गया, और कुछ गया क्या, और कुछ नहीं गया। तो mg A जा चुका है साइन थीटा बाय 2I B नॉट कॉस थीटा। तो आगे है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है। जैसे आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे कि हमने देखा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डायपोल को रख देते हैं थीटा एंगल पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है -P.E। तो आप इसे रिलीज करोगे तो ये खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो वही बदलती है किसमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सेम चीज यहां हो जाती है। अगर आपके पास कोई लूप है, ठीक है ना, करंट कैरिंग लूप है, और रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देख सकते हो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इस सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम बोल देते हैं -m.b। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए U मिनिमम होना चाहिए, और U मिनिमम कितना हो सकता है भाई, तो ये आपको पता है, ये लिखा हुआ है -mb cos थीटा। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, cos थीटा जब 1 हो जाएगा उस समय कितना हो जाएगा, -mb हो जाएगा, तो यही मिनिमम वैल्यू होगी। cos थीटा 1 होने का मतलब थीटा 0 डिग्री, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है ना। तो लूप आपका एज इट इज रखा रहेगा, यानी कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए, ये लूप है और करंट अगर इस तरह से इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी रहे, बाहर की तरफ ही रहे, तो फिर लूप स्टेबल रहने वाला है आपका। इसी की जगह U मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो U मैक्सिमम हो सकता है जब cos थीटा -1 हो जाए, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा mb, जब थीटा आपका क्या हो जाए 180 डिग्री। यानी अगर मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाए तो इक्विलिब्रियम में तो रहेगा पर अनस्टेबल होगा। आप थोड़ा सा उसे घुमाओगे वो खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा, कैसे, ताकि m पैरेलल हो जाए b से। क्या समझ आ रही है बात?
तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है किसमें, लूप के अंदर, अगर एंगल वो थीटा बना रहा है तो। कोई डाउट किसी को? तो आपको तो बस ये याद रखना है कि हर लूप क्या चाहता है कि वो अपने एम मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन कर सके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि वही स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सेम ही चीज है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अब यहां देख लेते हैं, देखो प्रॉब्लम। तो करंट कैरिंग लूप आपको दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई, इसे रिलीज किया गया है रेस्ट से, ठीक है ना। तो आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लूप व्हेन इट बिकम्स नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब वो मैग्नेटिक फील्ड से जो आपका लूप है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, उस समय पे उस लूप की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो इस समय आप क्या लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो माइनस एम डॉट बी हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। वो होगी माइनस एम, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो आई इंटू एरिया, ठीक है ना, इंटू बी इंटू एंगल क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप देख सकते हो कि जिस तरह से आ रहा है, समझ आ रही ना बात, ये आपका एम है। तो जो एंगल है बी और इसके बीच में वो है आपका कितना, तो कितना एंगल है, हाँ 90 प्लस 37, समझ आ रही बात। तो यहां मैं बस क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो ये आपको मिल गया कितना, आई पाई आर स्क्वायर बी 4/5। ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ये सारी की सारी किसमें बदल जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई आपको किसके अबाउट चाहिए होगा, तो ध्यान रखना डायमीटर के अबाउट घूमता है ना, ये तो आप सीख चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। तो 4/5 आई पाई आर स्क्वायर बी बराबर होना चाहिए हाफ आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 12, एम आर स्क्वायर बाय 2, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई समस्या, ये हट गया। तो यहां से आपको मिल गया ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 16 आई पाई बी बाय 5m, ऐसा कुछ। किसी का आया, किसी का नहीं आया, समझ तो आया होगा। अरे बस एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन है, लूप में एनर्जी भरी हुई थी क्योंकि वो कुछ थीटा बना रहा था, तो खुद को अलाइन करना चाह रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है कि नहीं, है ना। टाइम बाकी है एक और क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट। चलो भाई रफ्तार से कर दो, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है सही जवाब। बी पार्ट का आंसर, जब लूप परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से तब आपको बतानी है एंगुलर वेलोसिटी। इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इस समय आप देख सकते हो, तो माइनस एम डॉट बी, तो वो तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, जो कि आपका कितना आई इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, और बी आपका आई कैप में है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई 0। फाइनली बोला गया है जब वो 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा लूप, तो लूप आपका ऐसे हो जाएगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा, तो माइनस एम बी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका एम बी, वही होना चाहिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद क्या रखना है, बस स्क्वायर के डायमीटर के अबाउट घूमेंगे। तो m कितना हो जाएगा, तो m आपको पता है i इंटू एल स्क्वायर, इंटू बी आपको पता है b हाफ i, ठीक है ना। किसके अबाउट घूमेगा इस बार, इसके अबाउट घूमने वाला है। फिर से सबने गलती करी होगी पक्का, प्लेट ले लिया होगा, प्लेट नहीं है ये, ठीक है ना। आपको 2 रॉड का लिखना पड़ेगा और उन 2 रॉड्स का लिखना पड़ेगा। तो आई आपके पास हो जाएगा, इन रॉड्स के लिए लिखूं तो एम एल स्क्वायर बाय 12, तो 2 रॉड्स हैं तो 2 इंटू मास m बाय 4 है, एल स्क्वायर बाय 12 प्लस जो साइड वाली रॉड्स हैं उनका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिखेंगे, तो एम एल स्क्वायर खुद की एक्सिस के अबाउट तो 0 प्लस एम एल बाय 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस m बाय 4 इंटू एल बाय 2 का स्क्वायर।